सो पहला स्टेप है किसी भी वर्कआउट प्लान को बनाने से पहले असेसमेंट। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि वर्कआउट प्लान के लिए बेसिकली हमें ये देखना है कि वो किस सीज़न में ट्रेनिंग करना है पहली चीज़, और उसका टूर्नामेंट तक कितना फीस है हमारा। इंजरी का जो सबसे बड़ा कॉज मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग हिस्ट्री, कि हम लोग एथलीट का पोटेंशियल नहीं देख पाते। क्या पोटेंशियल? क्योंकि मैं सिंपल सी फिर भी एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत सारी, और जो कोच ग्राउंड पे खड़ा है ना उसके पास एक्सपीरियंस। सो हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, एसएनसी कोच का क्या रोल है, स्किल कोच का क्या रोल है। इंजरी कभी भी एक दिन में नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स को सुनने वाली चीज़ है। हमें लगता है कि इंजरी ऐसे होगी, एकदम से नहीं होती। बेसिकली आज बैट्समैन की बात करूँ तो मेनली बैट्समैन को क्या प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो को। ठीक है, मारते मारते एल्बो सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं। कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अगर जिम जाएगा तो हमारे बच्चे की हाइट रुक जाएगी। रशिया में आप देखोगे कि उनका जो बच्चा आता है वो 8-9 साल में लिफ्टिंग शुरू करते हैं। हमारे यहाँ 14 साल में तो बच्चा कंफ्यूज है। रोड पे खेल पापा, पड़ोसी बोलता है कि इसको जिम मत भेजो, पापा बोलते नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। एंड इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। एंड स्पेशली अगर आप एक क्रिकेटर हो और आपको ये चीज़ पता करनी है कि कैसे अपने वर्कआउट को डिज़ाइन करो, आप बहुत कंफ्यूज हो कि मैं अपने वर्कआउट को लेकर कैसे चलूँ, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बट आप चाहते हो कि क्लियर सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो आज हम बात करने वाले उस चीज़ के बारे में। हमारे साथ रोहित राणा भैया है। तो भैया हेलो, कैसे आप? हाय आदित्य, थैंक यू फॉर वेलकमिंग टू योर ब्रॉडकास्ट। So it's my pleasure to have a part of this broadcast. एंड एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस ऑन दिस पॉडकास्ट भैया, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं भैया को आज के दिन से नहीं जानता, मैं भैया को बहुत पहले से जानता हूँ। लाइक अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ, मैंने भैया को पहली बार 2017 में देखा था। तो हम एक अकेडमी में जाते थे, रावल क्रिकेट अकेडमी में। एंड उसके बाद से लाइक 2019 से भैया मुझे लाइक काफ़ी मेरे को अपनी बैटिंग में काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करते थे। मुझे मैचेस खिलाने भी लेके जाया करते थे। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा भैया से। सो आज उनके साथ पॉडकास्ट करना मेरे लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं आज कर रहा हूँ। सो लाइक थैंक यू सो मच भैया ऑन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे लिए जनरली बहुत बड़ी बात है ना, ये चीज़ करनी। थैंक यू अगेन वेलकम करने के लिए। बट सी कैसे होता है ना, हम क्रिकेटर्स में एक चीज़, अगर सीनियर्स की मैं बात करूँ तो सीनियर्स का रोल ही होता है कि सीनियर सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मेरा जो नेचर एज ए सीनियर वो है कि जहाँ पे मेरे को लगे कि मैं अपने जूनियर्स की, सबऑर्डिनेट्स की हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ बेसिकली करता हूँ। सो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ भाई तेरे पास वो चीज़ था, तो मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी से ही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इवॉल्व होती है। सो जब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सो मेरे लिए वो ठीक था कि मुझे लगा कि तेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, तेरे को उस टाइम थोड़ा सा लर्निंग फेज़ है, अभी भी हम लोग लर्निंग फेज़ में ही है, वो भी बोलूँगा। बट अगेन उस टाइम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी। सो मैंने एक सीनियर होने के नाते, एक क्रिकेट प्लेयर होने के नाते, जो भी मेरे एथिक्स थे, जो भी मेरे वैल्यूज़ थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि तुझे अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो वो मैंने तुझे दी। सो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज के टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट से रिलेटेड फील्ड में जुड़े हुए हैं, सो सीनियर का मतलब ये नहीं है कि आप बेसिकली कि अपनी दोस्त जमाओ या ये चीज़ करो। बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि सीनियर की, एज अ सीनियर जब आप बोलते हो तो उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हमें वो चीज़ भी फॉलो करनी पड़ेगी, और एज अ सीनियर वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो जूनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, वो हमारा सीनियर का एक पार्ट है जो मैं मानता हूँ, और वही मैंने तेरे को दिया। सो अगेन इट्स प्लेजर टू हैव मी ऑन योर ब्रॉडकास्ट। या एग्जैक्टली। एंड लाइक मैं तो भैया को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, बट भैया अगर हमारी ऑडियंस आपको जानना चाहती है कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, आप किस किस पार्ट में लाइक इंडिविजुअली हमारी कंट्री को कैसे कैसे क्रिकेटर्स को हेल्प कर रहे हो, तो एक बार आप शेयर करना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स। सो मेरा नाम, जैसे कि आदित्य ने बताया कि मेरा नाम रोहित राणा है। सो बेसिकली मैं क्रिकेट से 2008 से जुड़ा पड़ा हूँ। सो प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुका हूँ, स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। उसके बाद प्रोफेशनली मैं एक अभी फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। सो जिसमें हम लोग साइंस के उसमें बोलते हैं कि एसएनसी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। सो मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कोच भी हूँ, क्रिकेट कोच भी हूँ, और एक प्रोफेशनल एसएनसी कोच भी हूँ। और साथ के साथ ये भी बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मेंटरिंग के काम भी करता हूँ। सो जितना मेरे से हो सकता है।
सो क्रिकेट से जो मेरी जर्नी थी वो 2008 से शुरू हुई है। सो फर्स्ट जो मेरा इंटरेक्शन था क्रिकेट से वो था IPL फर्स्ट सीज़न का फाइनल, जो कि मैं लाइव स्टेडियम में DY पाटिल में देखने गया था, मुझे आज भी याद है। सो वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई, और जो सबसे पहले जो मुझे कोच मिले वो मिस्टर चंद्रकांत पंडित सर थे, जो अभी बहुत बड़ा नाम हो गए। सो मेरा जो पहला इंटरेक्शन था क्रिकेट से, क्रिकेट कोचिंग से, वो उनके अंडर हुआ। सो 2 महीने के लिए मैं बॉम्बे गया 2008 में, वहाँ पे मैंने समर कैंप उनका अटेंड किया उनके क्लब में जाके। और उसके बाद मैं जब फरीदाबाद आया तो यहाँ पे मैंने करमवीर क्रिकेट एकेडमी करके विजय यादव सर एफिलेटेड एक एकेडमी थी, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मेरी क्रिकेट जर्नी को मैंने प्रोफेशनली शुरू किया। सो पहले हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कैजुअल लेता था, बट जब मेरे को चीज़ें समझ में आई कि यस इसमें मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ, सो मैंने उस हिसाब से उस जर्नी को स्टार्ट किया। और तब से लेके मैं 2018 से 19 के सीज़न तक खेलता रहा। सो मुझे अभी भी याद है, शायद मैं 2011 का इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला, जिसमें मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था अपने जोन से, अपने डिस्ट्रिक्ट के पूल से। सो फर्स्ट टाइम मुझे अंडर 16 सीजनल कैंप जो हमारा हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का लगता है, वहाँ पे जाने का मौका मिला। वहाँ पे मुझे और एक्सपोजर मिला, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो वहाँ से मेरा जो एक स्टेट खेलने का जो फेज़ था वो शुरू हुआ। और जो मैंने अपना डेब्यू किया अंडर 19 कूचबिहार ट्रॉफी, BCCI की जो ट्रॉफी होती है, एज अ क्रिकेट प्लेयर, मैं एज अ लेफ्ट हैंड स्पिनर था। सो मैंने जब डेब्यू किया तो वो ईयर था 2013, जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट। जम्मू में हमारा मैच था, दिसंबर का टाइम था आई थिंक, ठीक है। सो वहाँ से मैंने डेब्यू किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर फिर अंडर 19 कूचबिहार ट्रॉफी खेला। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2015 में मैं CK नायडू ट्रॉफी, जो हमारी डेज क्रिकेट होती है 23 अंडर 23, वो खेला। और करते 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 चीज़ें समझ में आई, प्रोफेशनली चीज़ें चलती रही। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली IPL कैंप अटेंड करने की एज ए नेट बॉलर। सो मैं 2016 के ईयर में किंग्स 11 पंजाब का पार्ट रह चुका हूँ एज ए नेट बॉलर। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो वहाँ पे मतलब एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, बहुत लर्निंग से मेरे लिए बहुत एक्सपोजर मुझे मिला वहाँ पे। और धीरे धीरे करते मैं रणजी ट्रॉफी कैंप में भी पहुँचा, हरियाणा के मुश्ताक अली कैंप में पहुँचा। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती है, बट मैं आज तक रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। सो ये मेरी जर्नी स्टार्ट होते होते फिर जब मुझे लगा कि मैं फ़िटनेस बहुत रेगुलर फेसिस पे कर रहा हूँ, अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, सीजनल के प्रैक्टिस के साथ साथ इस चीज़ में भी अच्छा हूँ, और मुझे इसमें रिज़ल्ट आने लगे। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अंडर 16 कैंप में गया, सो वहाँ पे मेरे अंदर फिज़िकल फिटनेस का वो पोटेंशियल नहीं था। तो जब मैंने वहाँ पे वो कैंप पूरा अटेंड किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि स्किल के साथ साथ ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो वहाँ से मैंने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई, और वहाँ से मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया नेक्स्ट सीज़न के लिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए शुरू किया, फिर स्टेट लेवल के लिए मैंने शुरू किया। तो करते करते मुझे वो अवेयरनेस आई, फिर वहाँ से मेरे को ये लगा कि ये भी मेरे एक रूटीन का पार्ट होगा। तो मैं फिटनेस को प्रोफेशनली फॉलो कर रहा था। कुछ लोग होते हैं कि फिटनेस को बेसिकली प्रोफेशनली फॉलो नहीं करते, जस्ट वो स्किल पार्ट में इंक्लूड करते हैं। सो मैंने वहाँ से फॉलो करते करते 2012 की बात, 12 से मैं रेगुलर फिटनेस करता रहा। मॉर्निंग मेरा वर्कआउट बेसिकली रहता था, खुद ही करता था, कोई कराने वाला नहीं होता था, और शाम को स्किल पार्ट में परफॉर्म करता था। तो 2012 से लेके अभी तक वो जर्नी चल रही है एज अ कोच। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ मानता हूँ कि कोचिंग ठीक है आप कर रहे हो, बट जब तक एज अ कोच आप ये नहीं समझोगे कि आपके एथलीट पे क्या गुजरती है, जब आप वो इंस्ट्रक्शन वो चीज़ें फॉलो करने के लिए बोलते हो, जब तक आप वो फील नहीं करोगे, सो मे बी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फील ना हो। सो मेरा ये मानना है कि एज अ कोच आपका एथलीट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की फील्ड में हो। सो बेसिकली जब तक आप खुद को एथलीट नहीं मानोगे, जब तक खुद का के ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, जब सामने वाले बंदे को करवा रहे हो, तब तक आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। सो ये जर्नी करते 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 मैंने इस प्रोफेशन को फिर प्रोफेशनली परस्यू किया। सो एसएनसी मैंने जब स्टार्ट करी तो मैं बहुत बिगनर फेज में था। कब करी आपने बेसिकली? प्रोफेशनली मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए, फिजिकल फिटनेस मैं कर ही रहा था। सो बीइंग एथलीट डिफरेंट थिंग है, और बीइंग अ कोच डिफरेंट थिंग है।
क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। बीइंग एथलीट आप अकाउंटेबल होते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए और आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। पर बीइंग अ कोच आप अकाउंटेबल हो और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप किसी एथलीट को ट्रेन करते हो। सो 2018 से मैंने एसएनसी प्रोफेशनली स्टार्ट किया। तो उस टाइम मैं अपना मास्टर्स कर रहा था, एमबीए कर रहा था। तो वहाँ से मेरे को लगा कि मेरे को कैरियर इसमें बनाना चाहिए। सो मैंने वहाँ पे ये चीज़ अपने आप सोचा, फिर ये चीज़ डिस्कस करी अपने पेरेंट्स से। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2018 से लेकर टिल मैं एसएनसी फॉलो कर रहा हूँ और क्रिकेट कोचिंग भी साथ कर रहा हूँ। सो मैं कोविड में मैं पढ़ रहा था, कोर्सेज किए मैंने। सो मेरा जो पहला कोर्स है वो मैंने एसएनसी का किया 2021 में, प्रोफेशनली कोर्स। उससे पहले मैं बुक्स पढ़ रहा था, मटेरियल पढ़ रहा था, फिजिकली अपने आप को तैयार कर रहा था, फील्ड के बारे में जान रहा था, साइंस क्या कहती है, रिसर्चेस क्या कहते हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं, सारी चीज़ तो वो मैं जान रहा था। सो 2021 में कोविड में मैंने एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोर्स किया, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, एनाटॉमी के बारे में पढ़ना शुरू किया, बायोलॉजी क्या कहती है, सारी चीज़ पढ़ना शुरू किया। सो प्रोफेशनली जो मेरा पहला कोर्स था वो 2021 में था, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन, एस्का जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एस्का का मैंने लेवल 1 किया। सो एसएनसी की फील्ड में एनएससीए, नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन और एस्का, तो ये दोनों फील्ड बहुत बढ़िया है जिसको भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की प्रोफेशनल फील्ड में एंटर करना है या परस्यू करना है। सो मैंने वहाँ से एस्का लेवल 1 किया, फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए, फाउंडेशन कोर्स किए, उसके बाद मैंने फिर डिप्लोमा किया स्पोर्ट्स साइंस में। तो उसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे कोर्सेज करे, जिसमें ओलंपिक लिफ्टिंग जो हम आजकल बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है, बहुत ट्रेंड में ओलंपिक लिफ्टिंग हो गया, केटलबेल ट्रेनिंग हो गया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। फिर मैंने थोड़ा सा इंजरी के बारे में जाना, प्रीहैब का मैंने कोर्स किया। तो करते करते उसके बाद मैंने फिर एक स्पेसिफिकली क्रिकेट कंडीशनिंग का कोर्स किया एनएससीए से, कि एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप डिफरेंट स्पोर्ट्स में काम कर सकते हो, जनरल पॉपुलेशन में काम कर सकते हो। बट मैंने एक स्पेसिफिक कोर्स किया क्रिकेट कंडीशनिंग कोर्स एनएससीए से। सो वहाँ से मुझे और चीज़ें क्लियर हुई। करते करते अब वो जर्नी चल रही है प्रोफेशनली भी। और रिसेंटली मैं लास्ट ईयर एनसीए का लेवल 1 करने के लिए गया था। तो एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो हमारी बेंगलोर में, वहाँ पे मैं गया। सो वहाँ पे इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स साइंस के पीपल होते हैं, बंदे होते हैं स्पोर्ट्स साइंस के, इंक्लूडिंग योर फिजियोस एंड इंक्लूडिंग योर एसएनसीज। तो वहाँ से मैं उनसे इंटरेक्शन मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे। सो लास्ट 3-4 दिन के लिए मैं गया था लास्ट ईयर। सो उसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। तो वहाँ से मेरा लेवल 1 का जर्नी स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो भी मैं कोर्सेज मैंने किए वहाँ एनसीए का जो चीज़ है वो डिफरेंट है। थोड़ा सा हमें और हमारा स्किल बढ़ जाता है, थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, क्योंकि जो फैकल्टी वहाँ पे काम कर रहा है वो फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस, वो क्रिकेट की फील्ड में वो खुद कुछ लोग क्रिकेटर्स रह चुके हैं अपने टाइम में, प्रोफेशनल अच्छे लेवल पे खेले हैं। फिर उन्होंने एसएनसी परस्यू किया। तो वहाँ से उनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ से नॉलेज गेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके साथ साथ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी और मिली। स्टार्टिंग में जब मैंने एसएनसी स्टार्ट किया तो मैं क्लब क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहा था, यंग एथलीट के साथ काम कर रहा था, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ काम कर रहा था, स्कूल लेवल के बच्चों के साथ काम कर रहा था, डिफरेंट स्पोर्ट्स के एथलीट्स के साथ काम कर रहा था। सो फिर मैंने जब परस्यू करने की सोची तो मैंने यही सोचा कि मैं क्रिकेट फील्ड में ही परस्यू देखना चाहूँगा आगे, ठीक है। सो वहाँ से मेरे को 2021 में जब मैंने इसका लेवल 1 गेन किया, वहाँ से कंप्लीट किया अपना। सो वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। सो जो कि स्टेट एसोसिएशन में हर एक कोच का, हर एक इंसान का सपना होता है जब वो अपना करियर शुरू करता है कि एज अ कोच हम किसी स्टेट एसोसिएशन की टीम को ट्रेन करें, कोचिंग दें, मेंटोरिंग करें। तो मैं लकी था कि मुझे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने एक अपॉर्चुनिटी दी अपने एसोसिएशन में आके अपने सीनियर वुमेंस टीम को ट्रेन करने के लिए। सो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सो मैंने शायद सोचा था कि भी मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा। जब मैं खेलता था मुझे लगता था कि रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, मुश्ताक अली खेलूंगा, आईपीएल खेलूंगा, बहुत सारी चीज़ें थी।
बट मुझे जब ऐसा लगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको ग्रैब कर लेते। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ JNK क्रिकेट एसोसिएशन का, स्पेशली उनके कमेटी मेंबर्स का और जो भी सब कमेटी मेंबर्स वहाँ पे हैं, कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और वो जर्नी अभी तक चल रही है। लास्ट 4 साल से, 4था साल है मेरा एसोसिएशन के साथ, तो जर्नी पिछले लास्ट 3 ईयर से बहुत अच्छी चल रही है। और डिफरेंट एज कैटेगरी के एथलीट्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, स्पेशली वुमेंस को। अंडर 15, अंडर 19, 23 सीनियर सारी कैटेगरीज होती हैं। सो पहला जो मेरे को असाइनमेंट मिला क्रिकेट एसोसिएशन का, वो वहाँ पे सीनियर टीम के साथ मिला, वुमेंस टीम के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने वहाँ फर्स्ट ईयर जाके हमने क्वालिफाई किया एज अ टीम, बहुत अच्छी मूवमेंट थी। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ। जो रणजी ट्रॉफी मैं सोचता था खेलने के लिए, वो समहाउ नहीं खेल पाए। बहुत सारी रीज़न, XYZ रीज़न हो सकते हैं, बट वहाँ जाके मुझे फील हुआ कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वो चीज़ है। तो मतलब बेसिकली अभी तक हम जान चुके हैं कि काफ़ी चीज़ें आपने करी है ना, और काफ़ी चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एंड आई थिंक सब लोग ये चाहते भी एक क्वेश्चन का आंसर, कि जैसे आप काफ़ी सारे एथलीट के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो, आप खुद भी एक एथलीट रह चुके हो, तो मतलब अब क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि रिसेंटली कोई अगर एथलीट है, मतलब उस पर कॉन्टेंट बहुत सारा है, उसको इंटरनेट पर कॉन्टेंट मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था, पहले इतना भी नहीं मिलता था, बट उसे कॉन्टेंट मिल रहा है। बट अब उससे क्या है कि अगर स्पेशली हम बात करें लाइक फिटनेस की, फिजिकल फिटनेस की, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो प्लान कैसे करे, है ना। कि अगर वो कुछ सोचता भी इंटरनेट पे देखता है तो लोग कुछ भी बता रहे हैं, क्योंकि आजकल ChatGPT वगैरह आ गए तो लोग वहाँ से चुपका के बस लगा देते हैं। बट अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम एक एक्सपीरियंस कोर्स से हम जान पाए कि कैसे अगर कोई एथलीट मिलता है उनको, तो वो कैसे उसको उनको गाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसके से वो अपना पूरा वर्कआउट प्लान अच्छे से डिज़ाइन कर पाए और अपनी जो प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे लेवल तक आगे ले पाए, जो अभी वो देख नहीं पा रहा है, अभी इशू फेस कर रहा है। तो भैया मेरा बस यही क्वेश्चन है आपसे कि अभी आप पे वैसे कोई एथलीट आता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, तो आप मेरे को कैसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मेरे फिजिकल फिटनेस को रेडी करने में हेल्प करोगे, जो कि मुझे इवेंचुअली हेल्प करे, जो कि बाकी लोग भी समझ पाए और वो भी इम्प्लीमेंट कर पाए आपको इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ये चीज़ चल रही है, सोशल मीडिया ने ये चीज़ कर दी है। सो तेरे कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक्सपीरियंस्ड गेम के फेज में हूँ। मैंने अभी तक जितनी भी साल प्रोफेशनली अपने आप को किया है, ट्रेन किया है या एथलीट हूँ, सो उसमें मैंने अभी तक 1% नॉलेज गेन करी। अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को गेन करनी बाकी। सो मैं खुद एक लर्निंग फेज में हूँ, बट जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से बोलना चाहूँगा कि सपोज़ अगर मेरे पास कोई एथलीट आता है, पहली चीज़ जो एथलीट का माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कोच हमें जानना है एथलीट का क्या पर्सपेक्टिव है। सपोज़ करो कि कोई बिगनर एथलीट मेरे पास आया और उसने स्किल शुरू किए हुए कुछ टाइम हुआ है, 6 महीने या 1 साल हुआ है। सो पहले मेरे को उसका माइंडसेट पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो इस प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशनली कैरी ऑन करना चाहता है या फिर जस्ट फॉर फन करना चाहता है। मतलब हॉबी जस्ट फॉर फन की हो, मे भी चांसेस है कि आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो, XYZ प्रॉब्लम हो सकती है, सो उससे वो उसको कैरी ऑन ना करे। सो जस्ट फन पार्ट के लिए वो कर रहा है या जस्ट वो थोड़ा सा एक्टिवनेस के लिए कर रहा है या प्रोफेशनल उस चीज़ को कर रहा है। सो वो माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में, एज अ कोच ऑल्सो, एज अ प्लेयर ऑल्सो, और क्या पर्सपेक्टिव है उसका। ठीक है। और तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं वर्कआउट प्लान की, सो मैं डायरेक्ट वर्कआउट प्लान पे नहीं जाऊँगा, मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू ले आता हूँ, ग्राफ क्या कहता है वो ले आता हूँ। सो बेसिकली जब भी कोई एथलीट मेरे पास आता है, सो आजकल कैसे हो गया कि हम लोग सुनते हैं कि बहुत साल से ये चीज़ चल रही है कि ये प्लेयर यूआर टेस्ट में फेल हो गया, ये प्लेयर यहाँ पे फिटनेस में लैग कर रहा है, इसका सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं हो पाता है, पोटेंशियल है, स्किल है, सब कुछ है, तो वो कर। सो NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने लास्ट कुछ साल से गाइडलाइंस निकाली कि एसएनसी कोचेज़ को, जो भी एसोसिएट एसएनसी कोचेज़ हैं एसोसिएशन में, उनके पास NCA से एक गाइडलाइन आती है जिसमें हम लोग फिजिकल फिटनेस असेसमेंट टेस्ट लेते हैं। सो उसमें टेस्ट में बेसिकली हम 3 से 4 पैरामीटर्स को चेक करते हैं। एक्सप्लोजिव या पावर जिसको हम कहते हैं, वो कैसा है एथलीट का, एरोबिक इंडोरेंस कैसा है एथलीट का, स्पीड इंडोरेंस कैसा है, और स्प्रिंटिंग कैसा है, स्पीड कैसा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी। सी कैसे होता है कि 2 फेज़ हो गए कि कुछ टेस्ट फिजियोज को करने पड़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, और कुछ टेस्ट एसएनसी करने पड़ते हैं। देन उसके बाद वो कोऑर्डिनेट होता है आपस में उस एथलीट को परफॉर्म कराने के लिए।
फिजियोज अपने मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्टिंग करेगा, तो उसको हम करते हैं स्क्रीनिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग, हाँ, एमएस के स्क्रीनिंग, मस्कुलेचर स्क्रीनिंग कहते हैं, तो वो स्क्रीनिंग फिजियो करता है। और एसएनसी में फिजिकल फिटनेस के टेस्ट होते हैं, सो जिसमें कॉमनली इसमें भी डिफर करता है मेंस और वुमेन्स का। कुछ टेस्ट दोनों में कॉमन है और कुछ टेस्ट दोनों में डिफरेंट। मतलब बेसिकली ये कि ये मतलब अगर हम पहली स्टेप की बात करें कि अगर कोई भी बंदा अपना प्लान बना रहा है तो ये पता होना चाहिए कि आप पहले टेस्ट करो। मतलब इसकी बात होती नहीं है, मैंने बहुत कम एथलीट्स ऐसे देखे होंगे जो अपनी फिटनेस को रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वो बस वर्कआउट कर रहे हैं 6 हफ्ते में ऐसे, बट वो टेस्ट नहीं कर रहे। तो आपने काफ़ी अच्छा शायद ये कंसेप्ट रखा है कि पहले अगर आप कोई प्लान ही बना रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो पहले अपने आप को टेस्ट करो, है ना। जैसे आपने बोला दोनों चीज़ों में, जैसे एक फिजियो करता है, एक हमारा एसएनसी कोच करता है, वो बेसिकली समझ रहे हैं कि इसकी अभी बॉडी स्ट्रक्चर कहाँ है। तो अगर कुछ भी प्लान बना दी तो फिर तो ऑब्वियसली इंजरी होनी है। तो आई थिंक स्टेप 1 यही है कि बस पहले एक टेस्ट होना चाहिए, कि नॉलेज होना चाहिए। अगर भी आपसे मैं पूछूँ कि क्या क्या टेस्ट कोई परफॉर्म कर सकता है ना, कोई अगर एथलीट है, मतलब मॉडरेट एथलीट है, मैं हूँ या कोई बिगनर है, तो वो क्या मतलब ऐसे टेस्ट परफॉर्म करेगा जिससे उसको मतलब क्लियर हो जाएगा कि अच्छा अब मेरा मतलब ये टेस्ट है तो मैं आगे फिजिकल फिटनेस में। सो बेसिकली टेस्ट का कंसेप्ट क्यों आया एनसीए की तरफ से, क्योंकि बहुत टाइम तक इंजरी का जो रेट था वो बढ़ता चला गया डोमेस्टिक सर्किट में, क्योंकि बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, बट जो टेस्ट का कंसेप्ट आने का मेन रीज़न क्या था कि हमें प्रोग्रेस नहीं पता, एज अ एथलीट हमें प्रोग्रेस नहीं पता, एज अ कोच हमें प्रोग्रेस नहीं पता। सपोज करो कि आज कोई एथलीट मेरे पास मार्च में आता है, मार्च स्टार्टिंग में आता है, अगर मैं उसका फिटनेस असेसमेंट लेता हूँ मार्च, सो मैं हर एक महीने बाद चेक करूँगा कि उसने कितना प्रोग्रेस किया। सो बेसिकली जो हाई प्रोफाइल टेस्ट है, फिटनेस टेस्ट है एरोबिक एंडोरेंस, जिसमें हमारा सबसे पहले यूओ टेस्ट आता है। ओके। और सो ये मेंस कैटेगरी में, वुमेन्स कैटेगरी में नहीं है। 2K आता है उसके बाद, 2K एनसीए के प्रोटोकॉल में भी है, और सेम चीज़ वुमेन्स में है कि 1.1 माइल्स आ गया वुमेन्स में, ठीक है। तो ये हमारा एरोबिक एंडोरेंस, और जो कॉमन टेस्ट है वो आपका 20 मीटर स्पीड, जिसमें हम लोग स्पीड चेक करते हैं, नॉर्मल टाइम होता है कि इस कोई टाइम में करना। सो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो फिटनेस असेसमेंट टेस्ट है उसमें क्राइटेरिया सिर्फ यूओ टेस्ट है, ओके, जिस पे हम लोग सिलेक्शन बेसिस पे काम करते हैं। कुछ स्टेट एसोसिएशन के अपने क्राइटेरिया होते हैं, वो डिफरेंट है, बट एनसीए के हिसाब से अगर आप एक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का टेस्ट करें, सो अब उसमें कोई स्टैंडर्ड डिस्टेंस नहीं है कि आपको इस डिस्टेंस पे कूदना है तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। या आप सपोज करो कि आप मैक्सिमम पुशअप टेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मैक्सिमम पुशअप आप कितना कर सकते हो, तो वो एक डाटा है कि अगर सपोज करो कि कोई एथलीट मेरे पास आया, उसका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 2.5 मीटर है मार्च 1 पे, अगर मैंने उसका ट्रेनिंग कराने के बाद 1 अप्रैल पे दोबारा मेजर किया 3.5 हो गया, तो उसका 1 मीटर इंक्रीज होगा। सो वो स्टैंडर्ड हमें सेट करता है एज एसएनसी कोच। ओके, कुछ क्वालिफिकेशन में आते हैं, कुछ नहीं आते। मतलब बेसिकली ये जो टेस्ट है, ये बेसिकली ऐसा नहीं है, एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये बेसिकली आपका एक प्रोग्रेस तय कर रहा है कि आपको पता चल रहा है Yes. कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। कि अगर वो 2.5 से 2.5 है या फिर 2 हो गया तो समझ में आ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, Yes, बिल्कुल कुछ चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो यही कंसेप्ट आया एनसी की तरफ से कि हमें प्रोग्रेस देखनी, कि हम लोग एथलीट को क्या फीड करते हैं एज अ कोच। एथलीट अगर मेरे से 1 महीने ट्रेनिंग करके जाता है, मेरे से पूछता है कि सर क्या फीड है, तो मैं उसको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ कि ये आपके टेस्ट असेसमेंट थे, आपने डे 1 में परफॉर्म किया, आपने 1 महीना मेरे से ट्रेनिंग करी, ये आपका रिजल्ट है। उसके बाद हमारे लिए काम आसान हो जाता है कि कहाँ काम लोग लैग कर रहे पता लग जाता है। एथलीट को भी पता है, मुझे भी पता है एज एसएनसी कोच, तो वो सबको पता है। सो पहला स्टेप है किसी भी वर्कआउट प्लान को बनाने से पहले असेसमेंट करो। डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट असेसमेंट है, स्पेशली क्रिकेट का एनसीएस के थ्रू आता है, फुटबॉल का डिफरेंट असेसमेंट है, बास्केटबॉल का डिफरेंट असेसमेंट है, बाकी स्पोर्ट्स का है। सो आप गूगल पे जाओगे तो आपको मिलेगा। सो पहला स्टेप हमेशा किसी भी प्रोग्रेस, किसी भी परफॉर्मेंस को, फिटनेस परफॉर्मेंस को ऊपर ले जाने के लिए असेसमेंट है। एक बार हमने असेसमेंट करी, फिर हम उस असेसमेंट का इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन मतलब हम उसका मेजरमेंट देखते हैं कि कितने से कितना इंक्रीज है, कितने से कितना परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ। सो वो स्टेप है। सो वर्कआउट प्लान बनाना आसान हो सकता है, बट असेसमेंट के साथ बनाना एक डिफरेंट काम है, ठीक है। सो सबसे पहला काम है कि हम असेसमेंट करें, एक प्रोफाइल सेट करें, तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा एज अ कोच, एज अ एथलीट ऑल्सो।
उसके बाद फिर हम ये देखें कि उससे हमें पोटेंशियल पता लगेगा। हो सकता है कि मेरा एथलीट्स का स्ट्रेंथ अच्छी है, हो सकता है कि मेरा एथलीट का एरोबिक एंडोरेंस अच्छा है, हो सकता है कि मेरा एथलीट का ये पार्ट अच्छा है। तो हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ पता लगेगी, उसका हम उसी टेस्ट पे वीकनेस पता कर सकते हैं उसकी, फिर हम उसके बिहाफ पे हम लोग प्रोटोकॉल वर्कआउट बना सकते हैं। सो ये चीज़ होती है। सो वर्कआउट प्लान के लिए फिर उसके बाद अब मैं इस कॉन्टेस्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि वर्कआउट प्लान के लिए बेसिकली हमें ये देखना है कि वो किस सीज़न में ट्रेनिंग करना है पहली चीज़, और उसके टूर्नामेंट तक कितना फीस है हमारे पास, प्रिपरेशन का कितना फीस है, मतलब ऑफ सीजन इन सीजन वाला चीज़ है। यस, कि उसके जो मेन मैचेस है, कंपटीशन मैचेस है उसमें, और जब वो हमारे पास ट्रेनिंग करने आएगा तो उसमें कितना टाइम पीरियड है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए। सो सपोज करो अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो हमारा ऑफ सीज़न शुरू होता है मार्च में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो यहाँ से इसका डोमेस्टिक सीजन हमारा स्टार्ट होता है। बीच में किसी का इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो गया, किसी क्लब मैचेस हो गया, वो डिफरेंट पार्ट है। पर हम लोग डोमेस्टिक सीज़न जो बेसिकली हर साल शुरू होता है वो सितंबर में शुरू होता है, सितंबर मिड। तो सितंबर मिड से लेके हमारे पास फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक। सो ये इम्पोर्टेंट है। पहले असेसमेंट हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें फेस पता होनी चाहिए और कितना हमारे पास टाइम। और मतलब एक और चीज़ है कि अगर कोई असेसमेंट टेस्ट क्या, मतलब कोई एक्सरसाइज बता सकते हो कि ये एक्सरसाइज से पता चल सकता है कि क्या नहीं, उसमें असेसमेंट टेस्ट में हमें बेसिकली कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें बिना वार्म अप के परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा। अगर मैं बात करूँ जैसे प्रिवेंशन इंजरी टेस्ट है, फिटनेस परफॉर्मेंस टेस्ट, तीन कैटेगरी है, नेशनल क्राइटेरिया टेस्ट है। सो अब मोबिलिटी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं ओवरहेड स्क्वाट्स, जो हम लोग स्क्वाटिंग करते हैं, ओवरहेड स्क्वाट्स हो गया, ओवरहेड स्क्वाट्स में हम लोग मोबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। वॉकिंग लंजेस हो गया, उसमें हम लोग मोबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। काफ रेजिज हो गया, उसमें हम लोग अगेन स्ट्रेंथ चेक करते हैं सोलियस मसल की, ठीक है। मेडिसिन बॉल थ्रो हो गया रोटेशनल, उसमें हम लोग रोटेशन पावर चेक करते हैं। सो ये डिफरेंट टेस्ट हो गए। और उसके बाद एरोबिक एंडोरेंस में 20 मीटर स्प्रिंट हो गया कि हम कितने सेकंड में, रनर 3 हम लोग कह सकते हैं, रनर 3 में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यूओ टेस्ट हो गया, 2K हो गया, तो ये सारे टेस्ट। ओके। और ये महीने में एक बार करने चाहिए? नहीं, बेसिकली जो प्रिवेंशन टेस्ट है वो 2 वीक्स में दोबारा परफॉर्म होंगे। 2 वीक्स में हमने जैसे डे 1 पे किया तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करी, तो 2 हफ्ते बाद दोबारा चेक होंगे। और उसमें स्कोरिंग का एक क्राइटेरिया होता है। अच्छा। कि आप आउट ऑफ 5 कितना स्कोर देते हैं, उसके वो, और बेसिकली वो हो गया। और जो आपका यूओ टेस्ट है या 2K है या स्प्रिंट है, वो हम लोग 4 वीक्स के बाद टेस्ट करते हैं। ठीक है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें काफ रेजिज हो गया, काफ रेजिज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग रोटेशनल थ्रो कर रहे हैं, वो हम लोग 3 वीक के बाद। सो ये क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया भी सकते। ओके। सो मतलब पहला स्टेप हमारा ये चीज़ है। चलो अभी हम दूसरे स्टेप पे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूसरा स्टेप क्या होगा? मतलब क्या दूसरा, चलो अभी हम टेस्ट की बात कर ली तो अब किसी इंसान को समझ में आ गई ये चीज़ें करनी है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि उसका स्किल क्या है एज अ प्लेयर, मेन स्किल क्या है। बैट्समैन, विकेट कीपर, फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर, ऑलराउंडर। क्योंकि बैट्समैन का जो इंटेंसिटी है, जो स्किल है, वो बॉलर से डिफरेंट है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एरोबिक एंडोरेंस, फास्ट बॉलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, फटीगनेस जल्दी हो सकता है, बैट्समैन का लेट हो। दूसरा है कि प्रोफाइल क्या है प्लेयर। बैट्समैन है तो बैट्समैन को रोटेशनल पावर बहुत चाहिए, शॉट मारने, आर्म्स की स्ट्रेंथ चाहिए, फोर आर्म की स्ट्रेंथ चाहिए, कोर की स्ट्रेंथ चाहिए। फास्ट बॉलर का रनिंग मैकेनिक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंटिंग मैकेनिक्स अच्छा होना चाहिए, एरोबिक एंडोरेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्पिनर है, स्पिनर का रिस्ट अच्छा होना चाहिए, फोर आर्म अच्छा होना चाहिए, लोअर बॉडी अच्छी होनी चाहिए यूज़ होने के लिए। विकेट कीपर है, लोअर बैक अच्छा होना चाहिए, क्वाड्स अच्छे होने चाहिए, ग्लूट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये प्रोफाइल हमें देखना पड़ता है एज अ कोच और एज अ प्लेयर भी, कि हम लोग सिमिलर ट्रेन नहीं करा सकते किसी को। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि उसकी ट्रेनिंग हिस्ट्री की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इंजरी का जो सबसे बड़ा कॉज मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग हिस्ट्री, कि हम लोग एथलीट का पोटेंशियल नहीं देख पाते, क्या पोटेंशियल। तो ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है, असेसमेंट में हमें पता लगेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या, मोबिलिटी कम है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है।
ट्रेनिंग हिस्ट्री से हमें पता लगेगा कि वो कितना करके आया पीछे से, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, सेमी बिगनर है, क्या है, यंग एथलीट है, बिल्कुल फ्रेश है, तो सारी चीज़ें। सो ये इम्पोर्टेंट है। सो ट्रेनिंग हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद उसका डेली रूटीन में स्किल पार्ट कितना परफॉर्म होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी का इंटेंसिटी, मीडियम पेसर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस हिसाब से ट्रेन कराना पड़ता है। और एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि मैंने एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी डाला था लाइक ललित भैया के साथ, वो परफॉर्मेंस कोच है, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि जो हमारा वर्कआउट है और जो हमारी स्किल ट्रेनिंग है उसको हमें काइंड ऑफ एक वर्कआउट ही देना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किल ट्रेनिंग भी काइंड ऑफ वर्कआउट है, क्योंकि आपका वहाँ पर वर्कआउट हो रहा है। अब जैसे होता है कुछ प्लेयर होते हैं कि उन्होंने स्किल ट्रेनिंग करी और वो वर्कआउट करके आ गए, अब वो सेम ही एक्सरसाइज को जिम में जाके वही परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनकी बॉडी फटीक हो गई है उसको और फटीक कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ पे एक लाइक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि अगर आप स्किल में आज ये चीज़ करें तो फिर वो पार्ट आप अपनी उसमें जिम ना करो, जिम पे ना करो। बिल्कुल सही बात है। अभी सपोज करो अगर एक फास्ट बॉलर है, वो स्प्रिंटिंग सुबह भी कर रहा है कंडीशनिंग में और शाम को भी कर रहा है, बॉल डाल रहा है, बॉल डाल रहा है, तो उसमें स्प्रिंट यूज़ हो रहा है, भागना यूज़ हो रहा है। सो एज एसेंसी कोच मेरा जो रोल है कि सुबह उसका जो मैकेनिक्स है उस पर काम करें, शाम को ऑटोमेटिकली वो मैकेनिक्स इंप्लीमेंट होकर बॉलिंग में जाए। ठीक है। स्ट्रेंथ, अभी कोई बैट्समैन है उसका स्किल ऑलरेडी वो अगर स्किल परफॉर्म कर रहा है तो स्ट्रेंथ वहाँ पे हो रहा है। सो बेसिकली हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि जो फिटनेस है वो आपके स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, जो स्किल है वो स्किल आपको अलग से परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ये नहीं है कि अगर हमने जाके एकेडमी में क्लब में जाके 5 राउंड मार ली तो हमारा एरोबिक इंडोरेंस बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि आपको एरोबिक इंडोरेंस में कभी इंटेंसिटी ऊपर है कभी इंटेंसिटी नीचे, तो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करके आए। छोटा सा एग्जांपल है, बैट्समैन है, मैच खेल रहा है, उसको अपने 3 रन में भागना है, 7 वाले के 3 रन में भागना है, और हो सकता है कि उसको कंटिन्यूस 4 बार भागना पड़े, तो 5 राउंड मार के क्या करें। स्पेसिफिक हमने उस पर काम किया ना कि अपने रन में उसकी इंटेंसिटी 80% पे चलेगी, दूसरे के रन में हो सकता है 60% कर दे, तो स्पेसिफिक हमें करना पड़ेगा स्किल के हिसाब से। और यहाँ पे एक चीज़ ऐसी भी तो सकती है कि मतलब आपने बोला कि प्रोफाइल भी डिपेंड करना चाहिए, कोई एक बैट्समैन है, एक टॉप ऑर्डर बैटिंग करता है, एक मिड ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल, करता है, बिल्कुल। तो अब वो डिपेंड, जैसे अगर हम बात करें कि टॉप ऑर्डर में अब उसका गेम डिफरेंट है, वो हिटिंग करके ज़्यादा चलता है, तो आई थिंक जैसे अगर हम बात करें रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली, तो उनका प्लान थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो रोहित शर्मा का गेम है वो अलग है, विराट कोहली का अलग है। रोहित नहीं भागता है इतना, वो उसके हिटिंग में ज़्यादा रहता है और विराट भागने में रहता है, तो क्या उनके भी प्लान्स अलग होंगे? विराट कोहली ज़्यादा एरोबिक पे ध्यान देगा, रोहित थोड़ा अपना पावर वगैरह पे ध्यान देगा? नहीं, बेसिकली उसमें क्या है, फॉर्मेट टू फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्मेट की तैयारी करते हैं। डोमेस्टिक सीजन में तो बेसिकली हम लोग वाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी करते हैं। सो वहाँ पे अब बात होती है ओपनर बैट्समैन की। सो ओपनर बैट्समैन को एरोबिक इंडोरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, मोबिलिटी भी चाहिए, कोर स्ट्रेंथ भी, ये सब कुछ चाहिए, बट उसका जो यूज़ होता है वो थोड़ा सा लेट। भाई आप नया बॉल खेलोगे तो आपका जो पावर है वो बाद में यूज होगा, बाद में, पहले टाइमिंग। यही अगर कोई लोअर ऑर्डर बैट्समैन पावर है, उसके पास किस सिचुएशन बैटिंग करना, वहाँ पावर है। सो पावर टॉप ऑर्डर वाले को भी चाहिए, पावर लोअर ऑर्डर वाले को, बट उसका यूज कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि उसको वो स्किल कम इंटेंसिटी पे परफॉर्म करना है, लोअर ऑर्डर वाले को वो स्किल हाई इंटेंसिटी पे परफॉर्म करना है। सो ये डिफरेंस है। तो वर्कआउट सेम रहेगा, मतलब वर्कआउट हम लोग कह सकते हैं कि सेम रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, पावर उसको भी चाहिए, पावर उसको भी चाहिए, एरोबिक इंडोरेंस उसको भी चाहिए, चेंज ऑफ डायरेक्शन उसको भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, पर वो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा लेट होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम चीज़ फास्ट बॉलर और मीडियम पेसर। फास्ट बॉलर में आपका इंटेंसिटी हाई होता है, मीडियम पेसर में थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं वेरी करती है। सो सेम वर्कआउट हो सकता है, सिर्फ हम लोग इंटेंसिटी कंपनसेट कर सकते हैं, तो ये भी डिफरेंट है। भाई पावर उसको चाहिए, स्ट्रेंथ उसको भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, फास्ट बॉलर में ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी हाई है, आपकी स्पीड ऊंचा हाई है, तो वो भी। सो ये मैटर है। सेम विकेट कीपर में कि एजिलिटी उसको भी चाहिए, चेंज ऑफ डायरेक्शन उसको भी चाहिए, मोबिलिटी भी चाहिए, वो सारी चाहिए। सो हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से वो ट्रेनिंग करते हैं। अब किसी को अगर सपोज कोई एथलीट मेरे पास 4 डे मल्टी
मल्टी डे टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करना है। सो एरोबिक एंडोरेंस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ मस्कुलर एंडोरेंस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे एक ही शॉट को 1000 बार परफॉर्म करना है। T20 में उस शॉट को 5 बार परफॉर्म करना, बट उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। तो ये गेम टू गेम वेरी करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो भैया अभी हमने बेसिकली बात करी कि हमने क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है कि टेस्ट ज़रूरी है, कि टेस्ट पता होना चाहिए जो कोई भी एथलीट बात नहीं करता। और तो दूसरा चीज़ हमारा था कि प्रोफाइल पता होना चाहिए, कि मतलब एक्चुअली वो उसका प्रोफाइल क्या है, वो बैट्समैन है, बॉलर है ना, वो क्लियर आउट होना चाहिए। और अगर हम तीसरी बात पे करें कि आगे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कोई भी मतलब एथलीट है, जो भी एथलीट नहीं क्रिकेटर है, वो अपना प्लान बना पाए। उसके बाद सीज़न के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 सीज़न, ऑफ सीज़न, प्री सीज़न, इन सीज़न। सो ऑफ सीज़न में हमें हमारा लिमिटेशन पता लग गया, क्या लिमिटेशन है फिटनेस असेसमेंट के थ्रू, हमारी प्रोफाइल में पता लग गया, हमें ट्रेनिंग हिस्ट्री में पता है, ठीक है। अब ऑफ सीज़न में हम लोग जो काम करेंगे वो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करेंगे, बेसिक्स कंडीशनिंग में बेसिक्स पे काम करेंगे और स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। तो स्ट्रेंथ में अगर सपोज करो कोई मेरे पास बिगनर एथलीट आता है, तो मैं सबसे पहले उसके मस्कुलर एंडोरेंस पे काम करूँगा। मसल को अडेप्टेबिलिटी करानी है, ट्रेनिंग का मतलब ये है, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ये है वो है। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का मेन जो मीनिंग है वो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का, कि हम एक साइंटिफिक बेस अप्रोच के साथ काम करें। हम जो भी एक रूटीन बना के देंगे, जो भी चीज़ हम लोग बोलते हैं उसके पीछे साइंस होती है, उसके पीछे फैक्ट होता है, उसका रिसर्च बेस होता है, तो सारी चीज़ ऐसे होती है। सो लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। सो ऑफ सीज़न में स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करेंगे, स्किल थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटेंसिटी कम कर देंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे। अगर कोई बिगनर है, अगर कोई फास्ट बॉलर मेरे पास ट्रेनिंग करने आता है, सो उसका मेन एम है कि उसका जो स्प्रिंटिंग मैकेनिक्स है वो कैसे एफिशिएंट होगा, क्योंकि जितना एफिशिएंट होगा उतना उसका एफर्ट कम लगेगा, उतना उसका एनर्जी लीक कम होगा, स्किल परफॉर्म। तो हमें यही चीज़ है, उतना उसका इंजरी कम होगा। तो मतलब बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करें तो फिर कैसे इस चीज़ को बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई मतलब जैसे अभी मुझे तो चीज़ें समझ में आ रही है, बट अगर कोई एथलीट है 15, 16, 17, 18 तो उसको इतना समझ में नहीं आएगा। तो अगर उसके लिए एक सिंप्लीफाइड वे में बोलें कि क्या तीसरा स्टेप होगा, तो वो चीज़ कैसे? हाँ, अच्छा, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बिगनर एथलीट, कोई भी एथलीट आता है, सो जस्ट वो अपना सीज़न ख़त्म करके आए, सो उसका रिकवरी फेज़ ख़त्म हो गया वहाँ से, सो वो स्ट्रेंथ में, अब इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास दिन कितने, ट्रेनिंग डेज कितने होने चाहिए। बट भैया अगर कोई मतलब जैसे ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ आपका कि ऑफ सीजन, बट अगर कोई एथलीट है जो अभी वैसे लेवल पे नहीं खेला, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में क्वालिफाइड नहीं है, तो उसके लिए तो सभी मतलब हर टाइम ऑन ही रहता है कि कभी मैच आ गए, कभी कुछ आ गए, तो फिर वो कैसे करें? उनको मैंने जो चीज़ स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली कि उनका माइंडसेट स्टेट लेवल से नहीं, सो उनको वो नॉलेज, वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे स्टेट के मैचेस कब हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट में सीज़न मैटर नहीं करेगा, आपको पूरे साल में पूरे सीज़न से पहले 5 या 6 मैच खेलना, आप किसी भी ट्रेनिंग फेज पे खेल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्री प्लान टूर्नामेंट नहीं होता इंटर डिस्ट्रिक्ट का, बट जो डोमेस्टिक सीजन है वो प्री प्लान होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर वो एम कर रहा है हमें स्टेट लेवल खेलना, तो जब स्टेट लेवल खेलेगा तो उसको एक अवेयरनेस होगी, ठीक है। जो नहीं खेल पाता वो रीज़न उसमें, पर हमें स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब हमें एक सीक्वेंस चलाना पड़ेगा ना, तभी वो ऑर्डर आएगा कि मतलब जब भी वो ऑर्डर आएगा कि मतलब बेसिकली ये है कि पहले टारगेट रखना पड़ेगा कि ये हमें खेलना है, और फिर उसी बेसिस पे अपने प्लान को बनाना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपका मतलब फेस बहुत हैवी फेस चल रहा है ना, बट स्टिल आपके मैचेस आ गए, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देना आपको। अगर थोड़ा परफॉर्मेंस ऊपर नहीं चल रहा तो आपका फोकस है कि भाई हमको वो खेलना है, तो उस पर मेन फोकस। हाँ, तो मेन फोकस हमारे, अब जैसे सितंबर से हमारा डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट होगा, तो अंडर 16 का टूर्नामेंट लेट होता है, दिसंबर में होता है, सो उनका जो ऑफ सीजन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, हाँ, ठीक है। मुश्ताक अली वालों का टूर्नामेंट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में शुरू होता है, तो उनका ऑफ सीजन 3 महीने का है। वुमेन्स क्रिकेटर में अंडर 15 कैटेगरी का सीजन दिसंबर में होता है, तो उनका ऑफ सीजन हो सकता है। मतलब इन सीजन आपका सितंबर से लेके अप्रैल तक
मार्च तक चल रहा है। मतलब इन सीजन बेसिकली जहाँ आपका कंपटीशन का वो प्रिपरेशन फेज शुरू हुआ स्टेट लेवल पे जाने का, वहाँ से लेके टिल आपका टूर्नामेंट खत्म होता है, वहाँ तक आपका इन सीजन चलता है। मार्च तक अप्रोक्स। हो सकता है वो फेब में खत्म हो जाए, जैन में खत्म हो जाए, मार्च में खत्म हो जाए, तो वो होता है, वो बेसिकली इन सीजन। ठीक और है। जो बीच वाला फेज है ऑफ सीजन से इन सीजन, वो आपका है प्री सीजन, जिसमें हमारी चीज़ें थोड़ी सी स्किल स्पेसिफिक हो जाती है। प्री सीजन, ऑफ Pre-season। सीजन और इन सीजन के बीच में बीच वो वाला कौन जो सा- phase है। वो कौन सा होता है? वो अगर मैं डोमेस्टिक शेड्यूल के हिसाब से चलूँ तो हमारा जुलाई से अगस्त प्री सीजन, जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त प्री सीजन है। ठीक है। हमने जून तक ऑफ सीजन चलाया, जुलाई अगस्त में प्री सीजन आया, प्री सीजन फिर उसका सितंबर से लेके फेब तक हमारा इन सीजन, ठीक है। तो वो प्री सीजन हो सकता है कि मिड सितंबर तक चला जाएगा टूर्नामेंट लीग तक, बट अभी सपोज करो कि अंडर 16 बॉयज़ का है, तो उनका प्री सीजन, उनका जो सीजन का टूर्नामेंट है वो सब दिसंबर में, तो उनका इन सीजन क्या हो गया नवंबर अक्टूबर, तो उनका प्री सीजन एक्सटेंड हो गया, सितंबर चला गया, उनका ऑफ सीजन एक्सटेंड हो गया, जो हमारा जून पे था वो जुलाई पे चला गया, ऐसे करके चीज़ें। अच्छा, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मतलब सबको भी ये चीज़ पता है ऑफ सीजन सीजन, बट लाइक डाउट इसी में आता है कि प्लान कैसे करें, है ना। तो ये बड़ी क्लियर वाली चीज़ है, क्योंकि अगर जब तक यही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप वर्कआउट, सिर्फ आपका वर्कआउट का जो विजन है वो एक ही महीने तक जाएगा कि एक महीने तक ये करना, फिर वो तो कुछ माने होने नहीं वाला, है ना। तभी तो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने रूटीन के साथ, कर रहे हैं पता नहीं, मतलब बॉडी बना ली, फुला लिया, बट एक्चुअली उनको जो फील्ड पे रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहे। तो आई थिंक ये पॉइंट आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो सो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस सीज़न में क्या परफॉर्म करें, हाँ, ठीक है, हमारा प्रोफाइल क्या वो भी है। सो बेसिकली वर्कआउट प्लान आपको गूगल पे जाओगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप किसी से मांगो मिल जाएगा, अब तो चैट जीपीटी आ गया, 4 वर्ड डालो आ ठीक जाएगा। है। हाँ, बट एसएनसी कोच क्यों आया, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं, वो आपको समझ के बताएगा ना। गूगल पे तो वो जेनरिक नॉलेज भेज रहा है, सबको मिल जाएगा ना, बट जो एसएनसी कोच है वो आपको स्टडी करेगा, अपना जो एक्सपीरियंस लगाया वो समझेगा, तब आपको एक प्लान देगा जो आपके लिए सूटेड है, सबके लिए नहीं। और उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। हाँ, क्योंकि मैं सिंपल सी फिर भी एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत सारी, पर जो कोच ग्राउंड पे खड़ा है ना उसके पास एक्सपीरियंस है, गूगल के लोगों का एक्सपीरियंस है, ये इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। वो अपना एक्सपीरियंस अपने एफर्ट से वो चीज़ करके देगा, ठीक है, उसने वो चीज़ परफॉर्म करी हो। अगर आप यो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उसको पता है कि आप फटीक लेवल कहाँ पे शुरू होता है, कहाँ पे एग्जॉस्ट होना शुरू होता है, 20 मीटर स्प्रिंट 3 सेकंड में कैसे भागी जाती है, वो उसने वो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है। सो एसएनसी कोच का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया और फॉलो की, आपको अपने आप को एथलीट मानना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने वाशु शंकर सर से सीखी थी, उन्होंने बोला जब तक आप खुद वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। सो लोगों को लगता है यार एसएनसी कोच क्या करता है, कुछ करता है, ज़रूरी है, तभी तो समझ पाएगा वो प्लेयर। क्योंकि आज हमारे देश में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे कुछ पेरेंट्स, कुछ जो बच्चों से रिलेट करते हैं, कुछ बच्चे भी डिफरेंस नहीं समझ पाते कि स्किल कोच का और एसएनसी कोच का क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो आपका स्किल कोच या एसएनसी कोच बना पड़ा। तो ये मैं इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगा पेरेंट्स को भी, जो स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं अपने बच्चे को, जो सोच रहे हैं और जो जिनका बच्चा ऑलरेडी है, जो गार्जियंस है, जो सीनियर्स हैं उनकी। सो हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, एसएनसी कोच का क्या रोल है, स्किल कोच का क्या रोल है। अगर मैं क्रिकेटर की बात करूँ, कोई बैट्समैन है, अगर किसी बैट्समैन को एक दिन में 500 बॉल खेलनी है तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ चाहिए, मस्कुलर एंडोरेंस चाहिए, कोर स्ट्रेंथ चाहिए। आपने 500 बॉल खिलाई, पर एसएनसी कोच क्या करेगा, 500 बॉल खेलने के बाद इंजरी ना हो, वो उसका काम है। तो ये डिफरेंशिएट हमें देखना पड़ेगा, ये चीज़ हम नहीं समझते, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ और आई थिंक एसएनसी कोच भी तो ये चीज़ देगा कि अगर कोई बंदा 500 बॉल खेल रहा है तो उसको कैसी टाइप की ट्रेनिंग करानी है। अब यहाँ पे जो स्किल कोच है वो बोलेगी ठीक है 500 ट्रेनिंग, 500 भी कर ली, अब लगाओ 200 पुशअप, अब ये भगाओ 2 घंटा ट्रेनिंग। तो वो इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है। तो ये चीज़ें चेंज हो रही है, बट अभी भी कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे और चेंज होना बाकी है। सो ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल कोच हो सकता है कि उसे एसएनसी की नॉलेज हो, अगर वो प्रो एसएनसी है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि
इंजरी कभी भी एक दिन में नहीं होती, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ। अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स को सुनने वाली चीज़ है। हमें लगता है कि इंजरी ऐसे होगी, एकदम से हो गया। एकदम से नहीं होती। आप एक चीज़ को करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। मैं हमेशा एक चीज़ ये एग्जांपल लेता हूँ कि अब सपोज करो कि आपको 20 मीटर स्प्रिंट भागना, आपने डे 1 पे 20 मीटर स्प्रिंट भागा, आपका जो टाइम आया वो आया 5 सेकेंड। आपने एम लिया कि मुझे ये 20 मीटर स्प्रिंट 3 सेकेंड में कंप्लीट करना। तो लोगों को क्या लगता है मैं दिन में 50 स्प्रिंट मारूंगा, मेरे 3 सेकेंड में आ जाएगा। हफ्ते भर मारता रहूँगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा, मसल सस्टेन करना बंद कर देगी, वो उसकी अडेप्ट नहीं कैपेबिलिटी कर पाएगी। अडेप्ट कैसे करेगी? तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ गई। आप लोअर बॉडी ट्रेन करो, आप मैकेनिक्स पे काम करो, आप 3 सेकंड में भाग जाओगे। हो सकता है कि आप एक बार 3 सेकंड पे आ जाओ, और उसका आउटकम हो सकता है कि 6 महीने बाद इंजरी हो जाए। तो ये डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है। बेसिकली आज बैट्समैन की बात करूं तो मेनली बैट्समैन को क्या प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो को। ठीक है, तो मारते मारते एल्बो सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं। हमने टारगेट लिया कि हमें हफ्ते में 1500 बोले खेलने फॉर एग्जाम्पल, और हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है 1500 बोल करनी। हमने एक हफ्ता खेला, 2 हफ्ता खेला, 3 महीने खेला, चौथे महीने टेनिस एल्बो, स्ट्रेंथ नहीं थी। शॉट लग रहे हैं, इंटेंसिटी वही है, सब कुछ है, 3 घंटा बैटिंग कर ली। तो लोगों को ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कोई डिसएडवांटेज नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। वो आपको आपकी एडवांटेज है, उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि आज भी सस्टेन करेगा। जैसे आज भी पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ है, और ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अगर जिम जाएगा तो हमारे बच्चे की हाइट रुक जाएगी। आज भी कंसेप्ट है, मोस्टली जगह पे कंसेप्ट है। उनको लगता है कि हड्डी ऐसी हो जाएगी, हड्डी वैसी हो जाएगी, और फिर उसी बच्चे को पिज्ज़ा खिलाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। तो ऐसे हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो अपने 8 साल के बच्चे को जिम भी भेजते हैं। हाँ, कि जाके वर्कआउट करो। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जबकि साइंस प्रूफ कर चुकी है कि अगर आपका बच्चा 11, 12 साल, 13 साल की उम्र में जिम जाता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, बहुत। रशिया में आप देखोगे कि उनका जो बच्चा आता है वो 8-9 साल में लिफ्टिंग शुरू कर देता है, और 14 साल की उम्र में मेडल जीतता है ओलंपिक, और वो 14 साल की उम्र में आते आते वो प्रो हो जाता है लिफ्टिंग में। हमारे 14 साल में तो बच्चा कंफ्यूज है। हाँ, रोड पे खेलना। पापा, पड़ोसी बोलता है कि इसको जिम मत भेजो, पापा बोलते हैं नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी। बास्केटबॉल खिला देते हैं, उछलवा देते हैं, हाइट बढ़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट है। वहाँ रशिया में लोग 14 साल में गोल्ड मेडल जीते रहे ओलंपिक लिफ्टिंग में, हमारे यहाँ बच्चा ही सोच पाता। सो ये पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि साइंस को समझो। आपके जो मिथ हैं, आपके जो फैक्ट है, पुराने हो चुके हैं। एग्जैक्टली। मुझे को ये कि आज बच्चा ला के देखा तो जिसकी हाइट रुकती है जिम करने से, मेरी खुद नहीं रुकी आज तक। मेरे को कितने लोग बोलते थे जो चीज़ नेचुरल नेचुरल, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है। सो अवेयरनेस कहीं ना कहीं लैक करती है हमारे यहाँ। सो एथलीट के साथ भी है, और एथलीट को ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हम किस सीजन में काम करें। इम्पोर्टेंट हमारे पास हमारी स्किल में स्ट्रेंथ क्या है। एज अ बैट्समैन हमें रोटेशनल पावर ज़्यादा चाहिए, उस पर काम भी करना, चेंज ऑफ डायरेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो उस प्लेयर को फील्डिंग भी करनी है, उस प्लेयर को थ्रो भी मारना है, तो वो चीज़। सो पहला स्टेप असेसमेंट करना है अपने आप को। दूसरा स्टेप हमें अपना प्रोफाइल पता होनी चाहिए, हम क्या प्रोफाइल है हमारे स्किल में। तीसरा स्टेप हमारी ट्रेनिंग हिस्ट्री क्या है, और वो मतलब शेड्यूलिंग करना है कि हाँ, ये इन सीजन प्री सीजन, हाँ, वो उसके बाद हम कितने टाइम कंपटीशन में कितना टाइम है, वो हमारे पास एक प्रोफाइल होनी चाहिए। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? और फोर्थ स्टेप उसके बाद जो आता है कि वर्कआउट प्लान में पहले हमारी लिमिटेशन की, उस पर काम करें। वीकनेस क्या है हमारी? वीकनेस क्या है, असेसमेंट के बाद हमारी क्या वीकनेस निकली वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ पे ही काम करें, वो तो है ही हमारे पास। अगर हमारा पावर कम है, अगर हमारा स्पीड कम है, उस पर काम करेंगे। सो ऑफ सीजन में बेसिकली हम लोग अपनी लिमिटेशन पे काम करें। और भी इसमें ऐसा कुछ आता है कि मतलब कोई अगर प्लेयर है, मतलब उसका पावर कम है बट उसका वो अच्छा है कि मतलब वो नीचे नीचे खेलता है, सिंगल डबल निकालता है, तो उसको क्या ये बोलेंगे कि आप अपने पावर पे ज़्यादा काम करो, क्या फिर उसको ये बोलेंगे कि नहीं अभी आप इसको डेवलप कर रहे हो, आपका गेम ये है कि आप इसमें ज़्यादा अच्छे से खेलते हो तो आप इस पर ध्यान दो, पावर पे थोड़ा इतना भी मत दो, तो मतलब क्या कैसे रहता है? ठीक है, अभी
आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत पॉपुलर है कि विराट कोहली स्नैच करता है, अजिंक्य रहाणे स्नैच करता है। स्नैच पावर एक्सरसाइज है, पर उस स्नैच को 6 सेकंड में परफॉर्म करने के लिए स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, ठीक है। सो हम डायरेक्टली पावर पे नहीं जा सकते, हमें पहले स्ट्रेंथ पे काम करना है। स्ट्रेंथ से पहले मस्कुलर एंडोरेंस पे अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, मसल्स को स्टेमलेस करनी। और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आजकल क्या होता है कि लोग इंस्टाग्राम में वीडियो देख के चालू हो जाते हैं, मतलब उठाए डंडी और ऐसे से तोड़ लेते हैं मीडिया को, ठीक है। तो वो पता आधों को बैकलिफ्ट करनी नहीं, ओ सॉरी डेडलिफ्ट करनी नहीं डेडलिफ्ट आती, नहीं करनी आती, और वो ये पावर लिफ्टिंग चालू कर देते हैं। ठीक है। आधों को स्क्वाटिंग गलत करनी आती है, तो वो चीज़ है। और ये सब चीज़ें असेसमेंट में अपने वीक बेसिक्स वाली चीज़ों में असेसमेंट करके। सो ऑफ सीजन में क्या करते हैं हम लोग, मूवमेंट की क्वालिटी पे काम करते हैं। ऑफ सीजन में कि अगर की हमारा quality स्क्वाटिंग पैटर्न खराब है उस पर काम करेंगे, लंज पैटर्न खराब है उस पर काम करेंगे, स्पीड में एफिशिएंसी नहीं आ रही उस पर काम करेंगे। जब ये चीज़ ठीक हो गया ऑफ सीजन में, प्री सीजन में हम एक स्टेप आगे जाएंगे। हमने स्ट्रेंथ पे काम किया ऑफ सीजन में, प्री सीजन पे पावर पे काम करेंगे, अच्छा, ठीक है। और प्री सीजन में हम लोग एजिलिटी पे काम करेंगे। अब लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता कि चेंज ऑफ डायरेक्शन और एजिलिटी में क्या होता है। जब हम जितने हम लोग लैडर डील करते हैं, जितने हम सोशल मीडिया पे लैडर डील देखते हैं, वो चेंज ऑफ डायरेक्शन है, एजिलिटी नहीं है। लोग एजिलिटी लिख देते हैं। एजिलिटी का मतलब है कि आपको अनसर्टेनिटी है, आप कहीं पे भी कोई भी कमांड आएगा उसके अगेंस्ट आपको भागना उसके साथ। चेंज ऑफ डायरेक्शन आपको पता है, मुझे डायरेक्शन में आप 3 दिन भाग रहे हैं, हमें पता ना डायरेक्शन में जाके 3 दिन भागने। फील्डिंग में क्या है, आपको एजिलिटी चाहिए ना। आपने स्टार्ट लिया, बॉल कहीं भी आ सकता है, आपको नहीं पता, तो एजिलिटी है। तो ये ऐसे हो गया, स्ट्रेंथ पे काम किया, पावर पे आ गए। अब ये हो गया प्री सीजन पे हम लोग प्लायोमेट्रिक्स पे काम करते हैं, एक्सप्लोसिव मूवमेंट पे काम करते हैं प्री सीजन पे। सपोज वो चीज़ शायद सीजन पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपका सीजन 20 वाला है तो पावर पे ज़्यादा काम होगा, अगर टेस्ट क्रिकेट है तो। पर चीज़ समझने वाली ये है कि स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट है। ओके, स्ट्रेंथ सबका बाप है। आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप कोई स्किल कहीं ना कहीं कम्पनसेट करेंगे। पावर में स्ट्रेंथ चाहिए ना। अगर आपको स्ट्रेच करनी है तो डेडलिफ्ट में स्ट्रेंथ की, उसमें स्टांस में स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, शोल्डर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, जब तो आप उस बारबल को इतनी स्पीड पे उठा पाओगे। समझ रहे हो, आपकी हिप पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो हिप पावर जनरेट करे वहाँ से, तो स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ सीजन में स्ट्रेंथ पे काम किया हमने, प्री सीजन पे हम लोग आगे पावर पे, इन सीजन पे हम लोग आगे अपना उस पे, इन सीजन में हम लोग सिर्फ मेंटेन करते हैं। हाँ, कि हमारा स्किल का इंटेंसिटी बहुत है, हम लोग मेंटेन करेंगे। जहाँ पे हम लोग ऑफ सीजन में स्ट्रेंथ के 4 सेट कर रहे थे, वहाँ पे प्री सीजन 2 पे आ जाएंगे। रेपिटेशन इंटेंसिटी हम लोग अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं, अपने फटीकनेस के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। और ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। मतलब आई थिंक सब लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटेनेंस और डीलोडिंग वीक भी ज़रूरी होते हैं। वो क्या होता है कि बस प्रोग्रेस, तो वो डीलोडिंग वीक नहीं करते, उनको पता ही नहीं डीलोडिंग वीक भी कुछ होता है, मेंटेनेंस भी उनको पता ही नहीं है। वो बस उनको पता है कि पूरा साल ऑन एंड वाला चीज़ है। सो ये हो गया। और जो इम्पोर्टेंट है कि आपका ट्रेनिंग डेज कितने ऑफ सीजन, क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में ट्रेनिंग डेज में 4 अप्रोक्स 4 से 5 दिन कर सकते हैं। प्री सीजन में वो ड्यूरेशन कम हो जाता है, फिजिकल वर्कआउट का फिजिकल बढ़ जाता है, स्किल बढ़ जाता है। आपको हफ्ते में 2 मैच खेलने पड़ेंगे तो आपका फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस का बढ़ गया। हाँ, ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हर कोई हफ्ते में 2 मैच खेल रहा है, तो उसका फिर वर्कआउट अभी भी मतलब वो हो नहीं पाता। तो आई थिंक वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है कि वो अभी अपना टारगेट दे रहा है कि मुझे स्टेट वगैरह खेलना है, तो उसी के हिसाब से अपने मैचेस को भी शेड्यूल करना है। ऐसे नहीं कि पागलों के जैसे हफ्ते में 6 मैचेस खेले जा रहे हैं, तो फिर वो ट्रेन ही नहीं कर पाएगा। सो वो इम्पोर्टेंट है। तो इंटेंसिटी हम लोग ऑफ सीजन में कम रखते हैं स्किल की, और ज़्यादातर हम लोग अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं। तो रीज़न ये होता है ताकि हम लोग जब प्री सीजन इन सीजन पे जाएं, सो हमारा वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, स्किल एनहेंस होना चाहिए। ओके, क्यों कराई जा रही है ट्रेनिंग, कि आपका स्किल इनहेंस हो, आपको इंजरी ना हो, आपकी टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक सीजन से पहले कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होगा, स्किल इनहेंस होगा, इंजरी ना हो, आपको कंपनसेट ना करना पड़े सीजन के टाइम। और मतलब ये एक चीज़ ये भी है ना कि कुछ लोग यहाँ पे समझेंगे यार ये तो डोमेस्टिक प्लेयर के लिए सही है, हम तो अभी, बट मैं इसको मतलब मैं ऐसे इसको ये जो आपने बताई इसको मैं डोमेस्टिक प्लेयर जैसे नहीं देख रहा, मैं इसको एक ऐसा प्लान देख रहा हूँ।
जो हर कोई कर सकता है कि उसको अगर अपना है विजन में कि मेरे को स्टेट खेला है तो उसके हिसाब से अपने पूरे साल को शेड्यूल कर सकता है, जिसको पीरियडाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, कि ऐसे बेसिस पे हम ये तब करेंगे, यहाँ डिलोड करना है, यहाँ प्रोग्रेस करना है, यहाँ प्री सीजन करना है। तो आई थिंक कुछ सालों बाद जब वो वहाँ पहुँचेगा भी तो उसके लिए उसकी बॉडी के लिए अडेप्ट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक, अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लेयर की बात करते हैं, या कोई मेजर किसी स्टेट का लीग खेल रहा है जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें इन सीजन प्री सीजन था ही नहीं, तो ऑफ सीजन है, तो वो उस पर काम करेगा फिर। भाई अगर सपोज करो किसी के इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस जुलाई में, तो जुलाई तक तो हमारा ऑफ सीजन है ना, वो तो प्री सीजन के फेज में आ गया, हो सकता है थोड़ा बहुत प्री सीजन में आ जाएगा। सो मैं डिस्ट्रिक्ट के मैच को कि आपका कैसे होता है कि आपका एक फेज है जहाँ पे आपको पता है कि ये शेड्यूल ऑलमोस्ट सेम रहता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग क्लब मैचेस का शेड्यूल कोई फिक्स नहीं, कभी भी हो सकता है। तो हम उनके लिए ट्रेन नहीं कर रहे, हम बड़े टारगेट के लिए ट्रेन कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट प्लेयर ऑफ सीजन करके चला जाए, थोड़ा बहुत प्री सीजन के खेल ले मैचेस, परफॉर्मेंस होती रहेगी। सही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो क्योंकि बेसिकली आप किसी का डिस्ट्रिक्ट के मैचेस मार्च में क्या करोगे, तो आपका ऑफ सीजन चेंज हो गया ना। फिर कोई अगर स्टेट प्लेयर नहीं, सपोज करो कोई डोमेस्टिक सर्किट नहीं खेलता और उसके अगर डिस्ट्रिक्ट के मैच मार्च में है, तो उनके लिए फरवरी, जनवरी, दिसंबर ये ऑफ सीजन हो गया, तो इसमें काम करेगा वो। सो कंपटीशन से पहले किस टाइप का कंपटीशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी वैल्यू है वो भी इम्पोर्टेंट है, और ये उसके बाद वो क्या मेजर इफेक्ट प्ले करता है वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली मतलब ये भी अभी हमने जो सारे जब लाइक अभी बात करी हमने सब पे, तो बेसिकली अगर हम आई थिंक सारे ये स्टेप ही मतलब इनफ होंगे कि अगर किसी को अपना प्लान वगैरह बनाना है तो एक्चुअली अगर ये सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, और अगर कोई यहाँ तक अभी वीडियो देख रहा है तो वो एक्चुअली बहुत क्लियर हो जाएगा कि ठीक है अगर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो डेफिनेटली, या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई एक और स्टेप हो जो एंड में मतलब एक एंडिंग फैक्टर हो जो कि आप हम जो बताने का ट्राई कर रहे हैं वो उसमें हेल्प करेगा। उसमें बेसिकली जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रेनिंग की वो इम्पोर्टेंट है। सो उसमें जो मेजरली जो यूज़ करे जाते हैं वो करे जाता है कि आप प्रोग्रेस कैसे करोगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो एक कंसेप्ट है हमारा प्रिंसिपल है वो है कि आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को। उसमें 3 वीक बेसिस पे आप प्रोग्रेस करोगे, 4 वीक पे करोगे, वो आपकी। इस पर मैंने थोड़ा स्टडी करा था, मतलब इसमें चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप 3 वीक्स में कुछ प्लान्स होते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जिसमें आप 3 वीक तक बढ़ा रहे हो, फिर एक चौथा वीक डिलोड हो गया, फिर कुछ होते हैं जिसमें आप 2 वीक तक पूरा आपका मैक्स इंटेंसिटी है और फिर से लो इंटेंसिटी 2 वीक के लिए। तो आई थिंक इसमें कुछ तरीके होते हैं उसमें। हाँ, प्रोग्रेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली मैं करता हूँ कि हर 3 हफ्ते बाद 3 हफ्ते का शेड्यूल से 3 से 4 हफ्ते का शेड्यूल प्लान जाता है प्लेयर को, उससे फीडबैक लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसमें क्या प्रोग्रेशन होगा, एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं, वॉल्यूम में कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं। सो वो हम डिसाइड करके वो चीज़ करते हैं। अच्छा, मतलब बेसिकली आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड कौन से वे से कर रहे हैं वो डिपेंडेंट, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो बेसिकली लास्ट इंडिकेटिंग फैक्टर है प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया, उसके बाद स्पेसिफिसिटी होगी। स्पेसिफिसिटी में बैट्समैन बोलो जो मैंने पहले चीज़ बोली उसके हिसाब से वर्कआउट प्लान होगा, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है आपका रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंडिविजुअलिटी भी होता है कि इंडिविजुअलिटी में स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो हम लोग चीज़ करते हैं। सो ये 4 प्रिंसिपल है जो हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे अपने एथलीट की परफॉर्मेंस प्लान से। तो ये 4 प्रिंसिपल पे सारा एसएनसी का प्रोटोकॉल चलता है ऑलमोस्ट। तो बेसिकली अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसको प्लान वगैरह करना है, क्योंकि हमने सारी एक एक चीज़ पे पूरे डिटेल वाइज में बात करी है कि बीच में मैंने भी अपने क्वेश्चन पूछे जो बाकी लोग भी अच्छे से लाइक रिलेट कर पा रहे हैं। तो भैया अगर एंडिंग नोट्स पे हम इस पॉडकास्ट को रखें और मैं आपसे पूछूं कि आप अगर कोई भी बंदा सुन रहा है और उसको आपको एक मिठाई देनी है कि उसने पूरे रात से पॉडकास्ट सुना, तो उसको आप क्या एक पॉइंट दोगे पूरा कंक्लूजन इस पॉडकास्ट का जो वो आज ही इम्प्लीमेंट करे और उसको आज ही कुछ रिजल्ट दिखने मिल जाए, उस एडवाइस से, छोटी सी एडवाइस। मैं जितना भी प्रोफेशनल करियर मैंने अभी तक देखा है, खेला है, जितना भी एक्सपीरियंस लिया, ऑब्जर्वेशन लिए, सो मिठाई कुछ नहीं है। 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पहली चीज़ कि आपको ईमानदारी से उस चीज़ को फॉलो करना है, ओके, ऑनेस्टी के साथ। दूसरा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। आपको एक सीज़न में 60% रिजल्ट आएगा, हो सकता है 40% है, ठीक है।
नेक्स्ट सीजन उससे भी ज़्यादा आएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है पेशेंस। आज के टाइम में प्लेयर के साथ। बिल्कुल, ये बात तो मतलब हर पॉडकास्ट में जो करता हूँ, हर बात में एक बार ही आती ही बात है कि पेशेंस की बहुत कमी है। कोई स्टिक ही नहीं कर पा रहा है एक कोच के साथ, एक प्लान के साथ, किसी भी चीज़ का स्टिक नहीं कर पा रहे कोई। तो और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपने आप को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा परफॉर्मेंस के लिए, कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल, कोई दूसरे पे ब्लेम नहीं कि ये करेगा तो मैं करूँगा। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं आज वो फैक्टर मेरी ऑब्जर्वेशन में लैक करता है। अच्छा। बच्चों को आपको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, बच्चों को आपको चीज़ें बतानी पड़ती है। बताने में दिक्कत नहीं है, बट आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। स्पेशली जो यंग बच्चे आ रहे हैं फील्ड में, 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं ना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के भरोसे मत बैठो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने कैरियर में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। मेरा फेज ऐसा था कि तूने भी देखा, मेरे को कोई कोच नहीं आता था, मैं खुद ही करता था। सही गलत मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, लेना भी ऐसा एस कोच जरूरी है और आपको देना भी, और वो फीडबैक ईमानदारी से होना चाहिए। क्योंकि जब आप फीडबैक नहीं दोगे तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती, बिल्कुल पता ही लगेगा कि आप लोग कहाँ पहुँचे एज अ प्लेयर। हमें थोड़ा ना पता आप कहाँ पहुँचे। तो फीडबैक और कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन बैरियर टूटना चाहिए कि जो चलता है भाई नहीं, पहले ज़माने में तो फीडबैक, अब फीडबैक चाहिए होता है ताकि हम लोग एक ही स्केल पर रहें। बिल्कुल, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किस फील्ड का बंदा कहाँ पे काम आ सकता है। एसएनसी कोच है, अच्छा, जो फिजिकल फिटनेस करा रहा है, आपके फिजिकल फिटनेस वो उस फील्ड का बंदा अलग है, स्किल वाला बंदा अलग है, मेंटर अलग है, साइकोलॉजिस्ट। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट का काम अलग है, इसका काम अलग है। हम लोग सबकी खिचड़ी पका देते हैं, रायता फैला देते हैं। एसएनसी से क्रिकेट ही पूछ लेते हैं, क्रिकेट से एसएनसी पूछ लेते हैं, फिजियो से साइकोलॉजी पूछ लेते हैं। ये ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, बट क्या वो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है? ये कहीं ना कहीं चीज़ लैक करती है। एग्जैक्टली, जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है आप उसके पास जाओ, ठीक है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी अप्लाई करी है, पहले भी थोड़ा सा मैं कम करता, बट आपके साथ एक ऐसा बंदा होना चाहिए, आपका मेंटोर फिगर, आपका कोच जो भी हो, जिससे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सको। कहीं ना कहीं वो लैक करता है, ठीक है। आप किसी को भी बना सकते हो उसमें, आपका पेरेंट्स, आपका भाई, एक्सपर्ट्स, किसी को। क्योंकि मैंने अपने एसएनसी के कैरियर में ये चीज़ लेट समझी, बट समझी मैंने कि आपके पास एक मेंटोर फिगर होना चाहिए जिससे हम लोग ज्ञान ले सकें। ज्ञान दुनिया दे रही है और उसको सही गलत का, जिससे हम लोग सही गलत शेयर कर सकें, जो हमें जज ना करे किसी चीज़ पर, वो इम्पोर्टेंट है। सो मेरी लाइफ में ऐसे बंदे कि मैं कभी मन करते जाके शेयर कर लेता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, बताओ मैं क्या करूँ। तो वो इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी, कि जब आप एक से कनेक्ट करोगे ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप जब दुख में होगे तो आप शेयर करोगे, प्रॉब्लम में शेयर करोगे, खुश होगे तो आप शेयर करोगे, आपको गाली पड़ेंगी वहाँ पे। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि मेंटोर वाली चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास, जिससे आप अपनी चीज़ शेयर कर सको। मैं आज करता हूँ, मेरे पास 3-4 लोग हैं। और ये ब्रॉडकास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे टीम के हेड कोच थे चेतन ढिंगरा सर, बहुत कनेक्टिविटी थी हमारे बीच, पहले साल नहीं हुई। बहुत लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे जो क्रिकेट कोच रह चुके हैं राजीव राठौर से, मैं आज भी कनेक्ट करता हूँ। कभी फंसता हूँ तो कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, मेंटोरी फिगर होना बहुत जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं लैक करता है। एग्जैक्टली, एंड आई होप लाइक जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं डेफिनेटली वो सारी चीज़ें एडमिट करें। सो थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। एंड आई होप जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ सीख पाए हो इस पॉडकास्ट से, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मैंने सारे क्वेश्चन जो थे मैंने पूछ लिए, एंड आपको भी काफ़ी हेल्प हो। एंड आई होप भैया और भी पॉडकास्ट हम फ्यूचर में पक्का करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसे पॉडकास्ट लाइक बहुत ज़्यादा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप जो भी आप सब लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो और देख रहे हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप सुन रहे हैं तो इसको प्लीज़ फॉलो करिए जहाँ भी आप सुन रहे हैं। तो तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। Until then, enjoy and improve. Okay.